नमस्कार, मैं सिरांधा आप सभी दर्शकों का अन्नदाता कार्यक्रम में स्वागत करती हूं। किसान हमारे देश के अन्नदाता हैं और वे ही हमारे देश के भाग्य विधाता हैं। ऐसे ही भारतीय किसानों को खेती बाड़ी से जुड़ी हुई बहुत सी नई लाभकारी जानकारियां देने के लिए हर रोज सुबह हम आपके साथ आते हैं। तो चलिए कार्यक्रम शुरू करने से पहले देखते हैं क्या है आज के अन्नदाता में। किसान भाइयों, फसलों की बुआई के बाद आमतौर पर आपको खरपतवारों से दो चार होना पड़ता है। ये खरपतवार फसलों की बढ़वार को बाधित करते हैं, साथ ही कीट रोगों का प्रसार भी कम करते हैं। इनकी रोकथाम के लिए अक्सर किसान रासायनिक दवाओं या मजदूरों का प्रयोग करते हैं, जो कि काफी महंगे होते हैं। अगर किसान यंत्रों के द्वारा खरपतवारों का नियंत्रण करें तो काफी आसानी से इनकी रोकथाम कर सकते हैं। तो इसके लिए आप कौन कौन से यंत्रों का प्रयोग करें, जानते हैं कृषि अभियंता SS मुंडा से। किसान बंधु, आज मैं बीडर के बारे में आप लोग को बताने के लिए जा रहा हूं। आप सबों को मेरा नमस्कार। बीडर, हम लोग के यहाँ बीडर का मतलब यह है कि निकाई गुड़ाई के यंत्र हैं, और निकाई गुड़ाई के यंत्र यहाँ पर हम लोग को बहुत ही कम पैमाने में करते हैं। जैसे है कि निकोनी केवल हाथ के द्वारा ही करते हैं, जो कि हमको लागत में खर्च अधिक पड़ जाता है। खरपतवार वह पौधा है जो किसी भी परिस्थिति में कृषि के लिए लाभदायक की तुलना में अधिक हानिकारक होता है। सूर्य का प्रकाश, स्थान और पोषक तत्वों के लिए प्रतिस्पर्धा करके पोषक तत्वों के अधिकांश भाग को शोषित कर लेते हैं, जिसके कारण फसल की विकास गति धीमी पड़ जाती है तथा पैदावार कम हो जाती है। खरपतवार फसलों के लिए हानिकारक कीटों के लिए प्राश्रयी पौधों के रूप में कार्य करते हैं। इसके अलावा फसल कटाई के समय परिपक्व खरपतवार भी साथ में आ जाते हैं और उत्पादन की गुणवत्ता को भी प्रभावित करते हैं। इसलिए हम जैसे है कि पहले जैसे हम लोग कुदाली खुरपी से करते हैं, अभी यंत्र चालित जो है जो कि उसमें अधिक पड़ जाता है। हम लोग अगर खेत की जुताई अच्छी तरह से कर लेते हैं तो हम लोग को निकाई गुड़ाई करने में यांत्रिक के द्वारा कम पड़ जाएगा। लेकिन जब हम देखते हैं कि आज के युग में, आधुनिक युग में आधुनिक कृषि यंत्रों का उपकरण का या करके हम अगर निकाई गुड़ाई का काम करें तो हमको खर्च में कम पड़ेगी और समय पे हम सब कुछ को ले सकते हैं। इसीलिए जैसे एक हुआ मनुष्य द्वारा, दूसरा होता है आप ट्रैक्टर के द्वारा या शक्ति इंजन के द्वारा शक्ति चलित द्वारा करते हैं, जो कि बीडर का उपयोग किया जा सकता है। मनुष्य के द्वारा जैसे हम करते हैं कि खुरपी हुआ, कुदाल हुआ, इसके द्वारा करते हैं। लेकिन उसके बनिस्पत में अगर हम यंत्र चालित जैसे ट्रैक्टर के द्वारा हम करते हैं तो ट्रैक्टर के द्वारा जैसे करने के लिए हमको जो यंत्र है उस यंत्र को अगर करें तो हमको कम खर्च लगेगी। लेकिन यंत्र के द्वारा जब हम करते हैं तो कोई भी फसल को लेते हैं तो हमको कतारबद्ध में लेना होगा, लाइन सोइंग करना होगा। लाइन सोइंग करने के उपरांत क्या होता है कि हमको निकोनी करने में सुविधा हो जाती है और घास की निकोनी करने में लागत जो खर्च पड़ती है निकोनी में वो कम पड़ जाएगी। इसीलिए हम बीडर का उपयोग करें। जैसे है कि एक कोनो बीडर जैसे धान का खेत में हम करते हैं, कोनो बीडर धान का खेत के उपयोग करते हैं। टाण जमीन के लिए हम व्हील हो का प्रयोग करेंगे। व्हील हो के द्वारा अगर हम खेती करें, जैसे हुआ आपका मूंगफली हुआ, चना हुआ, गेहूँ हुआ, इसको अगर हम करते हैं तो हमको व्हील हो के द्वारा करते हैं। जनरली व्हील हो में हम टमाटर का खेत में, मूंगफली का खेत में करें या परसवीन लगाएं तो परसवीन का खेत में, बैगन का खेत में करें व्हील हो से तो हमको अधिक होगा। व्हील हो में एक हैंडल लगा होता है, दो पुली छोटे छोटे लगते हैं और उसमें ब्लेड लगा हुआ रहता है। व्हील हो टाण जमीन के लिए हुआ। लेकिन अगर ट्रैक्टर के द्वारा हम उसको करते हैं तो हम उसके द्वारा ट्रैक्टर चलित कल्टीवेटर के द्वारा भी हम कर सकते हैं। दूसरा है कि एक डक करके बोलते हैं, पैक टाइप, उसके द्वारा हम करें, जो कि हम कतारबद्ध में जो भी लगाते हैं उनको लिए बहुत ही सुंदर है। गेहूं के लिए अगर कतार लाइनबद्ध करते हैं तो हम व्हीलो का प्रयोग उसमें करें। व्हीलो चलाने के लिए हमको मैनुअल ही करना पड़ेगा, क्योंकि उसमें अगर जब तक गेहूं हो जाती तब तक हम उसको नहीं ले पाते हैं। इसलिए मकई में अधिकतर हम बोलना चाहते हैं कि मकई के लिए हम बीडर को चलाएं, जो ट्रैक्टर चालित हो उसके द्वारा करें, या पावर टिलर हो तो पावर टिलर के द्वारा भी हमको उस यंत्र को यूज करते हुए चलाएं, ताकि हमको निकोनी में जो खर्च पड़ती है वो कम हो जाएगी और उत्पादन में हमको वृद्धि अधिक मिलेगी।
ब्रेक के बाद आप सभी दर्शकों का अन्नदाता में स्वागत है। चलिए अब रुक करते हैं अगली कड़ी की ओर। हमारे प्रदेश के अनेक किसान भाई खरीफ मौसम में मक्का की खेती करते हैं, लेकिन कभी कभी भारी वर्षा या कीट रोगों के अधिक प्रकोप के कारण फसल खराब हो जाती है। इसी बात को ध्यान में रखते हुए हमारे कुछ किसान भाई मक्का के साथ अरहर की अंतर्वर्ती फसलें लगाते हैं, जिससे किसी एक फसल में होने वाले नुकसान की भरपाई दूसरी फसल के उत्पादन से हो जाती है। तो आप मक्का और अरहर की अंतर्वर्तीय फसल में इस समय कौन कौन से जरूरी कार्यों को करें, इसकी जानकारी दे रहे विशेषज्ञ रतनदीप सोनी। ज़्यादा काश्त का रकबा असिंचित क्षेत्र में आता है। ऐसी स्थितियों में इन क्षेत्रों में अंतर्वर्ती फसल ली जा सकती है। अंतर्वर्ती फसल से मतलब है एक ही खेत में एक सीजन में एक से अधिक फसल एक साथ उगाना अलग अलग कतारों में, ये अंतर्वर्ती खेती के अंतर्गत माना जाता है। जैसा कि हम जानते हैं कि अंतर्वर्ती खेती करने के जो फायदे होते हैं, जैसे खेत की तैयारी में, प्रारंभिक तौर में पौध संरक्षण में, निराई गुड़ाई में, कीट नियंत्रण में, यदि अंतर्वर्ती फसल में करते हैं तो दोनों फसलों के लिए सामान्यतः एक ही तरह का उपचार पद्धति अपनाई जाती है। इसलिए भी हम इन दो फसलों की खेती एक साथ कर सकते हैं। और दूसरा, फसलें अंतर्वर्ती फसल के रूप में दो ऐसी चुनती हैं जो कि पूरक हों, एक दूसरे की प्रतिस्पर्धी न हो, मतलब कॉम्पिटिटिव नेचर वाली फसलों को अंतर्वर्ती फसल में नहीं लेते हैं, बल्कि कॉम्प्लीमेंट्री, जो एक दूसरे के पूरक फसल के रूप में होती है। उदाहरण के लिए मक्का और अरहर की खेती, जिसे तुअर के नाम से, राहर के नाम से भी किसान भाई जानते हैं। खरीफ में तुअर के साथ मक्का की खेती की जा सकती है और इसके लिए 2 कतार तुअर की और 2 कतार मक्का की रखी जा सकती है। अरहर की फसल शुरुआत में उसकी बढ़वार कम होती है, लेकिन बाद में उसकी बढ़वार तेज़ी से होती है। तो वानस्पतिक वृद्धि शुरू में कम होने के कारण जो हमारी मक्का है उसकी बढ़वार अच्छी हो जाती है, उसकी पैदावार भी हमें बेहतर मिल जाती है। और जब ये फसल पककर कटने के लिए तैयार होती है और उस समय इसको काट देते हैं, उसके बाद फिर अरहर की फसल में वृद्धि शुरू होती है। तो जो मक्का की फसल जहाँ लगी हुई थी वह स्थान में ये पूरी तरह से फैल जाती है और अरहर की एक पूरी फसल हमको उस खेत में मिल जाती है। तो लागत, उत्पादन लागत दोनों फसलों के लिए एक समान हो जाती है शुरुआती तौर पर। बाद में उस फसल को काटना, गहाई का भी खर्च आता है उसमें। ऐसा यदि हम करते हैं तो खरीफ के फसल के रूप में हमें मक्का मिल जाती है और रबी के फसल के रूप में हमें अरहर की हो जाती है और कृषि भूमि का सर्वाधिक उपयोग होता है। तो संसाधनों का उपयोग और खर्चे में कमी दोनों हो जाती है। तो इस तरह से हम करेंगे तो हम फसल अंतर्वर्ती फसल से भरपूर फायदा ले सकते हैं। किसान भाइयों, आपने भी अरहर के साथ मक्का लगाई है तो इन फसलों से अधिक उत्पादन के लिए फसलों की उचित बढ़वार का होना जरूरी होता है। तो इस बात को ध्यान में रखते हुए आप खरपतवार नियंत्रण के साथ ही जल एवं पोषक तत्वों का प्रबंधन कैसे करें, आइए जानते हैं। अंतर्वर्ती फसलों में सबसे प्रमुख बात आती है खरपतवारों की। खरपतवार खेत में वही उगना है जिनके बीज वहाँ पड़े हुए हैं, लेकिन अंकुरण पश्चात यदि किसी खरपतवारनाशी का यदि छिड़काव करते हैं तो उससे एक फसल प्रभावित होगी। इसलिए अंकुरण पश्चात खरपतवारनाशी का अंतर्वर्ती खेती में प्रयोग से बचे। इसका दूसरा विकल्प है, चूँकि कतारों के बीच में जो जगह रहती है तो उसमें निंदाई यंत्र का हम प्रयोग कर सकते हैं। हस्तचलित कुल्पा भी होते हैं, बैल चलित कुल्पा भी होते हैं और साथ ही साथ आपका ट्रैक्टर चलित, इंजन चलित कुल्पा बाजार में उपलब्ध हैं जिनका उपयोग किया जा सकता है। तो यांत्रिक निंदाई का जो सबसे बड़ा फायदा होता है कि उगे हुए जो खरपतवार होते हैं 30 दिनों वाले, उनका नियंत्रण आसानी से संभव है और ऐसा करके हम खेत के अंदर खरपतवारों की प्रतिस्पर्धा फसलों के लिए वो कम कर सकते हैं। क्योंकि मक्के की फसल ले रहे हैं, इसकी पोषक तत्वों की मांग ज़्यादा होती है, नाइट्रोजन तत्वों की ज़्यादा मांग होती है। तो उसके लिए हम निराई गुड़ाई करके पौधों में हम यूरिया की टॉप ड्रेसिंग भी
मक्का की कतार के बीच बीच में हम कर सकते हैं। ये काम हमको फसल की 30 दिन की अवस्था में करना है। ऐसा करके फसलों की पोषण संबंधी जो खुराक की पूर्ति हम कर सकते हैं। ये वर्षा का कोई ठिकाना नहीं होता है, कब लगातार भी हो सकता है, अधिक भी हो सकता है। तो उस स्थिति में ये जल भराव में जो जड़ क्षेत्र में होगा उससे फसल को नुकसान होता है। इसलिए हमें ये ध्यान रखना है कि जल भराव की स्थिति न होने पाए। खेत में यथासंभव स्थिति के अनुसार हमें उसमें कहीं यदि किस खेत के किसी कोने में जल भराव का आभास होता है तो वहाँ से जल निकासी की समुचित व्यवस्था करें, ताकि हमारे फसल पौधों की बढ़वार में कोई अंतर ना आए और पैदावार हमारी कम न होने पाए, पौधों की बराबर वृद्धि हो सके। अरहर के साथ लगी मक्के की फसल में कुछ कीटों का प्रकोप होता है, जिसके कारण फसल के उत्पादन में कमी आ जाती है। तो आप किस तरह से करें इन कीटों का समय रहते नियंत्रण, आइए जानते हैं। तीसरी जो बात होती है इसमें, पीड़क कीटों का प्रकोप शुरुआती तौर पर पत्ती काटने कुतरने वाले कीड़ों का अरहर में भी होता है, मक्के में भी होता है। तो इसके लिए हम यदि चाहते हैं कि कीटों का प्रकोप हमारी फसलों में न हो, नुकसान न पहुँचे, तो शुरुआती तौर पर 20-25 दिन की अवस्था में मौसम अनुकूल होने की दशा में ये ट्राइजोफास नाम की दवा है, जिसका भी हम छिड़काव अपने खड़ी फसल में कर सकते हैं। तो इस तरह से हम कीट नियंत्रण कर सकते हैं। इसकी मात्रा 800 मिलीलीटर से 1 लीटर हो सकती है, जो कि अंडे की अवस्था में जो कीट की अवस्था होती है, इल्लियाँ होती हैं, उनको नियंत्रित किया जा सकता है। तो अंतर्वर्ती खेती। ब्रेक के बाद एक बार फिर से आप सभी दर्शकों का अन्नदाता कार्यक्रम में स्वागत है। बढ़ते हैं अगली प्रस्तुति की ओर। मौसम के अनुसार प्रबंधनों पर ही टिकी है आपकी खेतीबाड़ी, इसलिए मौसम पूर्वानुमान और उस पर आधारित साप्ताहिक कृषि सलाह इस प्रकार है। ग्रामीण कृषि मौसम सेवा भारत मौसम विज्ञान विभाग बीकानेर द्वारा भेजे गए मौसम पूर्वानुमान रिपोर्ट के आधार पर आगामी 2 दिनों के दौरान हल्की वर्षा की संभावना है। इस दौरान अधिकतम तापमान 40 से 42 डिग्री सेल्सियस और न्यूनतम तापमान 30 से 31 डिग्री सेल्सियस के मध्य रहने की संभावना है। इस दौरान दक्षिण पूर्व दिशा से हल्की से मध्यम गति की हवाएं चलने की संभावना है। ऐसे में इन क्षेत्रों के किसान भाइयों को सलाह दी जाती है कि देसी कपास में चितकबरी सुंडी का प्रकोप दिखाई देने पर नीम की निबोली का 5% अर्क या इमामेक्टिन बेंजोएट 5 SG 0.5 ग्राम या स्पाइनोसेड 45 SC की 0.33 मिलीलीटर मात्रा प्रति लीटर पानी की दर से घोलकर छिड़काव करें। देसी कपास में फूल और टिंडे गिरने की समस्या दिखाई देने पर एसीमोन या प्लानोफिक्स की 2.5 मिलीलीटर मात्रा प्रति 100 लीटर पानी में घोल बनाकर पहला छिड़काव कलियां बनते समय और दूसरा छिड़काव टिंडों के बनते ही करना चाहिए। नरमा कपास फसल में यदि बुआई के समय जिंक सल्फेट नहीं दिया गया है तो 0.5% सांद्रण के जिंक के घोल को तैयार करने के लिए 1.5 किलोग्राम जिंक सल्फेट और 750 ग्राम भुजा हुआ चूना अलग अलग पात्रों में घोलकर चूने के निथरे पानी को जिंक के घोल में मिलाकर 100 से 125 लीटर पानी प्रति बीघा की दर से पुष्पन और टिंडा वृद्धि की अवस्था पर छिड़काव करने से फसल को लाभ होता है। नरमा कपास में थ्रिप्स का प्रकोप दिखाई देने पर प्रोफेनोफास 50 EC की 2 मिलीलीटर मात्रा या स्पाइनोसेड 45 SC की 0.33 मिलीलीटर मात्रा प्रति लीटर पानी की दर से घोलकर छिड़काव करें। नरमा कपास में हरा तेला कीट का प्रकोप दिखाई देने पर इसकी रोकथाम के लिए थायोमेथाक्साम 25 WG की आधा ग्राम मात्रा या फ्लोनिकामिड 50 WG की 0.30 ग्राम मात्रा प्रति लीटर पानी की दर से घोलकर फसल पर छिड़काव करें। ग्वार की अगेती फसल में रस चूसक कीटों का प्रकोप चल रहा है। इनके नियंत्रण के लिए डाइमिथेट 30 EC की 250 मिलीलीटर या थायोमेथाक्साम 25 WG की आधा ग्राम मात्रा प्रति लीटर पानी के हिसाब से घोलकर छिड़काव करें। ग्वार फली की फसल में यदि 1 वर्षीय बहुवर्षीय घास और चौड़ी पत्ती वाले खरपतवारों की समस्या हो तो इनके नियंत्रण के लिए इमेजाथापर 10 SL की 100 ग्राम मात्रा प्रति बीघा की दर से
100 से 125 लीटर पानी में घोल बनाकर बुआई के 30 से 35 दिन बाद छिड़काव करें। मूंग की फसल में हरा तेले थ्रिप्स से बचाव के लिए डाइमिथोएट 30 EC की 2.5 मिलीलीटर मात्रा प्रति लीटर पानी की दर से घोलकर छिड़काव करें। मूंग की फसल में यदि खरपतवारों की समस्या है तो 1 वर्षीय बहुवर्षीय घास और चौड़ी पत्ती वाले खरपतवारों के नियंत्रण हेतु इमेज़ाथापर 10 SL की 100 ग्राम मात्रा प्रति बीघा की दर से 100 से 125 लीटर पानी में घोलकर बुआई के 30 से 35 दिन बाद छिड़काव करें। गन्ना की फसल में वर्षा की कमी होने पर किसान भाई 10 से 15 दिन के अंतराल पर सिंचाई करें। गन्ने की जड़ों के आसपास में मिट्टी चढ़ा दें। फसल में यदि अगेता तना छेदक या जड़ छेदक का प्रकोप दिखाई दे तो कार्बोफ्यूरान 3% कण की 6 किलोग्राम मात्रा प्रति बीघा की दर से गोभे में डालें। इस प्रक्रिया को 40 से 50 दिन पर दोहराएं। किन्नों के बागों में लीफ माइनर कीट का प्रकोप दिखाई देने पर इसके नियंत्रण के लिए एसिटामिप्रिड 20 SP की 0.4 मिलीलीटर या क्यूनाल्फास 25 EC की 1.5 मिलीलीटर मात्रा प्रति लीटर पानी की दर से घोलकर छिड़काव करें। अन्नदाता हेल्पलाइन निःशुल्क फोन संपर्क सेवा के माध्यम से आपके द्वारा पूछे गए प्रश्नों में से 1 या 2 महत्वपूर्ण प्रश्न को हम अपने कार्यक्रम में शामिल करते हैं। इसी के तहत आज का चयनित प्रश्न और उसका जवाब इस प्रकार है। आज की अन्नदाता हेल्पलाइन में हमने जिस प्रश्न को शामिल किया है उसे पूछा है गांव अमरपुरा, जिला जालौर के सुखराम चौधरी ने। आपने मूंग की फसल लगा रखी है जिसमें कीटों का प्रकोप हो रहा है, जिसके कारण मूंग की फसल को काफी नुकसान हो रहा है। आप इनके नियंत्रण के लिए जानकारी चाहते हैं तो इसके लिए देखिए कार्यक्रम का यह अंश। जो मूंग की फसल है वो बहुत बड़े एरिया में बोई जाती है। मूंग में लगने वाले प्रमुख कीटों में सबसे पहले कातरा है, उसके बाद में एफिड है जिसको माहू बोलते हैं, चेपा बोलते हैं, काला कलर का होता है। वाइट फ्लाई है, सफ़ेद मक्खी है, और एक फूल अवस्था में ब्लिस्टर बीटल नाम का एक कीड़ा आता है और वो काला कलर का कीड़ा होता है जो फूलों को खा जाता है, जिससे अपनी पैदावार कम हो जाती है। आज के समय में कोई भी फसल कीटों के प्रकोप से अछूती नहीं है। ऐसे में जरूरत है कि किसान समय रहते कीटों की सही पहचान करके इनके क्षति कारक स्तर के नीचे बनाए रखने के लिए नियंत्रण के सटीक उपायों को अपनाएं, जिससे फसल कीट के नुकसान से बच जाएगी और आपको अच्छी उपज मिलेगी। जैसे ही फसल पौध अवस्था में होती है उस टाइम कातरा आता है और वो कातरा बहुत सारे ग्रुप में चलता है और उनके कातरे के शरीर के ऊपर रोएदार बाल होते हैं, इसलिए हेरी कैटरपिलर बोलते हैं उनको। और ये एक साथ ग्रुप में चलते हैं आर्मी की तरह और खाते हुए चलते हैं, पीछे ऐसे छोड़ते हैं जैसे कि जानवर खेत को चर गया हो। ये कीट शुरुआती अवस्था में आता है और इस कीट के प्रबंधन के लिए सबसे पहले मानसून की प्रथम अवस्था में प्रकाश पाश लगाएं, खेत को साफ रखें, मेड़ को साफ रखें, क्योंकि ये खरपतवारों पे अंडे देते हैं और खरपतवार नहीं मिलेंगे तो अंडे देने में असमर्थ होंगे और इनकी जनसंख्या कम होगी। और गहरी जुताई करें, गहरी जुताई से इनके जो प्यूपा अवस्था है वो ज़मीन में रहती है तो प्यूपा अवस्था बाहर आ जाएगी और उनको पक्षी खा जाएंगे तो अपना कंट्रोल हो जाएगा। इसके अलावा बॉन फायर जो खेत के आसपास आग जला के इनको आकर्षित कर सकते हैं, नष्ट कर सकते हैं। इसके अलावा ट्रैप क्रॉप है, मूंग लोबिया जो काउपी बोलते हैं, इसका सबसे अच्छा ट्रैप क्रॉप है जो मूंग की फसल के चारों तरफ लगाकर इनको कंट्रोल किया जा सकता है। इसके अलावा रासायनिक उपचार में प्रोफेनोफॉस प्लस साइपरमेथ्रिन 1 ml पर लीटर के हिसाब से डाल के इनको कंट्रोल किया जा सकता है। मूंग की फसल को कई तरह के रस चूसक कीट नुकसान पहुंचाते हैं। ये कीट फसल की पत्तियों, शाखाओं एवं फलियों से रस चूसकर नुकसान करते हैं। इसका सीधा प्रभाव उत्पादन पर पड़ता है। तो इन कीटों को किसान कैसे पहचाने और नियंत्रण के लिए कौन कौन से उपायों को अपनाएं, वह इस प्रकार से हैं। जैसे जैसे फसल बड़ी होती है तो फिर काला कलर का एक एफिड आ जाता है, माहू चेपा। ये पौधों का रस चूस के और फ्लावर ड्रॉपिंग मतलब फूल झड़ने लग जाते हैं और अपना उत्पादन कम हो जाता है। तो इस कीट से बचने के लिए इसमें सबसे अच्छा है अपने खेत में स्टिकी ट्रैप्स, नहीं तो ब्लू स्टिकी ट्रैप आते हैं एफिड के लिए, तो वो ट्रैप लगाएं, मतलब चिपकने वाले ट्रैप। और इसको
कंट्रोल किया जा सकता है। इसके साथ ही इसका रासायनिक उपचार भी बहुत सीधा है। एसिटामिप्रिड 1 ग्राम पर 3 लीटर डाल के इनको कंट्रोल किया जा सकता है। फिर जैसे ही सफ़ेद मक्खी, ये बहुत ही खतरनाक कीड़ा है और बहुभक्षी कीड़ा है। ये कीट रोग फैलाता है, एक पौधे से दूसरे पौधे में विषाणु जनित रोगों को ये वाहक है। इस कीट को कंट्रोल करना बहुत ही ज़रूरी है। इसको कंट्रोल करने के लिए आप एसिटामिप्रिड, थाइमेथोक्साम या फिर डाइफेंथुरान नाम की दवा आती है, वो ले सकते हैं और इससे निजात पा सकते हैं। जैसे जैसे मूंग की फसल फ्लावरिंग अवस्था में आती है तो इस पे काला कलर का एक कीट जिसमें नारंगी धारियाँ होती है, ब्लिस्टर बीटल, वो कीट फूलों को खाता है, जिससे फसलों की पैदावार कम हो जाती है। तो उसके नियंत्रण के लिए भी प्रोफेनोफॉस का स्प्रे करके उनसे बच सकते हैं, या प्रोफेनोफॉस का स्प्रे न करके आप मेलाथियान का स्प्रे कर सकते हैं। मेलाथियान 50 cc 1 ml पर लीटर के हिसाब से डाल के, तो इसको आसानी से कंट्रोल किया जा सकता है। किसान भाइयों, अन्नदाता आपकी सेवा के लिए संकल्परत है। कृषि संबंधित समस्या और सुझावों के लिए आप हमें इस पते पर संपर्क कर सकते हैं। प्रोड्यूसर अन्नदाता, न्यूज 18 राजस्थान, रामोजी फिल्म सिटी, हैदराबाद 501512। साथ ही आप हमें ईमेल भी कर सकते हैं। हमारा ईमेल है p18annadatarajaasthan@nw18.com। इसके अतिरिक्त आप हमें निःशुल्क हेल्पलाइन नंबर 1800